हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 29 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पहले ऐसा था कि हाँ जुलाई में पेपर नहीं हुआ तो दिसंबर में होगा, हो सकता है आपके पेपर अगस्त में भी हो जाए। इसलिए आप अपनी तैयारी को 100% रखें, कोई कमी ना छोड़ें और आपका जो भी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहें और जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? संवेगात्मक, नैतिक, शारीरिक या गत्यात्मक? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, संवेगात्मक मतलब इमोशनल। यहाँ भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित कर रहे हैं, तो वो अब भावना किस में आता है? इमोशनल में आता है, संवेगात्मक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? ये कहता है विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, विकास अत्यधिक निरंतर है, व्यक्तियों की विकास दर में भिन्नता पाई जाती है, विकास पैर से सिर की तरफ होता है, नहीं सिर से पैर की तरफ होता है। इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन से कथन सही है? तो क्या विकास पूरी तरह से अनिश्चित होती है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। विकास अत्यधिक अनिरंतर होता है। विकास जो डेवलपमेंट होता है वो निरंतर होता है, न कि अनिरंतर होता है। तो आपका सेकंड तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। व्यक्तियों की विकास दर में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कहता है आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवांशिकता नहीं। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित नहीं करता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों प्रभावित करता है। इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है केवल आनुवांशिकता ही विकास को प्रभावित करता है। अभी हमने आपको बताया कि केवल आनुवांशिकता नहीं करता है, ना केवल इन्वायरमेंट करता है, दोनों मिलके करता है। इसलिए आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा और थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट कहता है आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। ये भी आपका गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है? तो आप इसको याद कर रखेंगे SPCF। पहले S आएगा, ये आपका पहले ये आएगा, उसके बाद P आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद F आएगा। मतलब पहले सेंसरी मोटर आएगा, फिर प्री ऑपरेशनल आएगा, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगा, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल आएगा। तो SPCF से आप याद रखेंगे। अगर पूरा नहीं भी याद रहता है तो आप एज फर्स्ट लेटर याद कर लें, अल्फ़ाबेट याद कर लें, आपको याद रहेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका पूछ क्या रहा है पहला चरण क्या है? तो पहला चरण आपका क्या हो जाएगा? सेंसरी मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, संवेदी गामक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसमें कौन से कथन है जो सही है। तो फर्स्ट कहता है, एक सेकंड, फर्स्ट कहता है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है। क्या ये बात सही है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है? ये बात लेवाइगोस्की कहता है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है। जीन पियाजे ये कहता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा को सुसाधित करती है। तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा है, जीन पियाजे के बारे में पूछ रहे हैं। सेकेंड कहता है जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है जैविक परिपक्वता का प्रभाव, इसलिए आपका सेकेंड भी गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं। क्या ये बात सही है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं? तो नहीं होते हैं, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। ये फॉर्मल में होते हैं। फोर्थ कहता है मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और कर्मबद्धता समझ पाते हैं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जो परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क है वो फॉर्मल में आता है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका ना इसमें 3 ही लेवल होते हैं और 6 स्टेज होते हैं उसमें, या 3 स्टेज होते हैं, ऐसे करके कुछ होता है। तो आपका इसमें प्री ऑपरेशनल, प्री कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल होता है, पोस्ट होता है, फॉर्मल तो होता ही नहीं है। तो आप इसको गलत कर देंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व परंपरागत। कभी कभी स्टेज के बारे में पूछ लेता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई फॉर्मल कन्वेंशनल लेवल नहीं होता है। हाँ, इसमें 3 लेवल होता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल आपका, और एक के लेवल में 2 स्टेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेवाइगोस्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है? सामाजिक अंतःक्रिया, अनुवांशिक परिपक्वता, व्यवहार का, शास्त्रीय अनुकूलन, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लेवाइगोस्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसको भूमिका को महत्वपूर्ण माना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन सा कथन लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। फर्स्ट कहता है चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है। संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं। निजी वाक्य बच्चों की आत्म केंद्रीयता का प्रतीक है। अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो इसका बताएं सही आंसर क्या होगा। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। यहाँ पूछ रहे हैं, लेवाइगोस्की के भी पूछ रहे हैं और नहीं सही नहीं है वो भी पूछ रहे हैं, दोनों पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे? लचीले पाठ्यक्रम की बजाय मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाएंगे, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे, रचनात्मक आकलन की बजाय योगात्मक आकलन को अपनाएंगे, कंठस्थ समरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कंठस्थ समरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है? क्या कह रहे हैं? सहपाठी इरादे, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक होगा, अंतर्व्यक्तिक होगा, तार्किक होगा या आध्यात्मिक होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, इंटरपर्सनल मतलब अंतर्व्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है डैश कहलाती है? पर कार्य, संतुलीकरण, आत्मकेंद्रीयता, संक्रियाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, संक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये कहता है लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में। यह कथन क्या दर्शाता है? जेंडर समता तो बिल्कुल नहीं दर्शाता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि लड़के ही हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे हों और लड़कियां कढ़ाई में करने में अच्छे हों। जेंडर समानता ये भी नहीं दर्शाता है, जेंडर अनुरूपता ये भी नहीं दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या सही है? फर्स्ट कहता है सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। अधिगम वरीयताएं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती हैं। मानकीकृत पाठ्यचर्या अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। फोर्थ कहता है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूर्ति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है इरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है। वह विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट समूह, कार्यपत्र, लिखित कार्यपत्र और खुली किताब परीक्षा का प्रयोग करती है। इस तरह से इरम डैश मूल्यांकन का अभ्यास करती है? संकलनात्मक, योगात्मक, संरचनात्मक, अन्वय या अनिरंतर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहाँ पे विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके। बात तो सही है, अभी सारी चिंतन बढ़ावा मिले। प्रश्न पूछने की वृत्ति को नकारात्मक रूप से पुनर्बलित किया जाए, ये बिल्कुल गलत है, निगेटिव ऑप्शन है। कंठस्थ समरण को प्रयोगात्मक से ज़्यादा अधिमानित किया जाए, ये भी गलत है। और अब सारी चिंतन को भी बढ़ावा मिले, ये भी गलत है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं
एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिनमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? विविधता के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उदासीनता, प्रदर्शनी उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित, लचीला पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये भी बात सही है। कह रहा है एक ऐसी समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो क्या विविधता के प्रति सम्मान, इसे भी बढ़ावा मिलना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उदासीनता, प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित, लचीला पाठ्यक्रम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। विविधता के प्रति सम्मान करना चाहिए और लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गति समन्वय वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? डिस्प्रैक्सिया, सामाजिक पारस्परिकता, शारीरिक सामंजस्य, भावनात्मक नियमन, सूचना ग्रहण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। फिजिकल कोऑर्डिनेशन, शारीरिक सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कहता है एक समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों को समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए? फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थान में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी परिवर्तन करना, स्वर की स्पष्टता के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग करना, मल्टीमीडिया शिक्षण का प्रयोग करना, स्पर्शनीय सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थान में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है समालीनता से जूझते विद्यार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब जो सही है हमें वे बताना है। उनके संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के होते हैं, उनके सामाजिक रिश्ते अद्भुत रूप से अच्छे होते हैं, उनमें अपनी दिनचर्या में निरंतर बदलाव की इच्छा होती है, उनमें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, धीमी समझ, सोच में सटीकता और झुकाव, जिज्ञासा में कमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सोच में सटीकता और झुकाव। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये कहता है प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रदाय को पढ़ाते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए? फर्स्ट कहता है पहले वस्तुओं के चित्र और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करना। सेकंड कहता है पहले चिन्ह और फिर वस्तुओं को चित्र प्रस्तुत करना। थर्ड कहता है पहले मूर्त वस्तुओं और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना। फोर्थ कहता है पहले चिन्ह और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए? विषय वस्तु की प्रासंगिकता, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, सहपाठी सहभागिता, जानकारी का संदर्भीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा। पूछ रहा है अधिगम के संलग्नता को बढ़ावा देने निम्न में से किसका महत्व नहीं देना चाहिए? तो वो है प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है
निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास के अंतः क्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सृजन में सक्षम होते हैं? संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी, व्यवहारवादी, प्रकार्यवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संरचनावादी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते। निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती है? अनुमान लगाना, संप्रत्यय प्रतिचित्रण, प्रक्रियात्मक स्थिरता, गैर उदाहरण निमित्त करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रक्रियात्मक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहते हैं विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट कहते हैं विद्यार्थियों को अनुमान स्वतः शोध प्रणाली का इस्तेमाल पर हतोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है, इसलिए हम इसे पहले तो कट करेंगे। नेक्स्ट कहता है विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। बात सही है। ज़रूरती स्कीमाओं को सक्रिय करने के लिए पार प्रदान ना करें। बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया पर प्रतिबिंबित करने के अवसर ना प्रदान करें। बिल्कुल प्रदान करना चाहिए, यहाँ ना करके ये गलत कर दिया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल स्रोत मानने पर हट करती है। जल स्रोत के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा निहायत त्रुटिपूर्ण है। क्या ये निहायत त्रुटिपूर्ण है? तो ऐसा नहीं है, तो आप इसे कट कर देंगे। कोई आधार नहीं और पूरी तरह तर्कहीन है। उसके अनुभव के आधार पर बनने सरल सिद्धांत को दर्शाती है। अध्यापक द्वारा सीधे रूप से बिना चर्चा नकार देना चाहिए। क्या ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि टीचर्स चर्चा ही नहीं करे उसे नकार दे? तो आपका फर्स्ट गलत है, फोर्थ भी गलत है। आपका इसमें एक और गलत है। तो आपका जो गलत है वो है कोई आधार नहीं है, पूरी तरह तर्कहीन है। बिल्कुल गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाते, क्योंकि वो 6 साल की है और उसने बस यही देखा है कि नल से पानी निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कथन कहता है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। सेकंड कहता है भाव अभिप्रेरणा और संज्ञान से जटिल रूप से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। जो इमोशंस और कॉग्निशन होते हैं वो जटिल रूप से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आपका सेकंड भी सही हो गया। तो बताएं, सही तो दोनों है। क्या ये एक दूसरे को व्याख्या करता है? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते। ये कहता है अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है? महारत अभिगमन, महारत परिहार, प्रदर्शन अभिगमन, प्रदर्शन परिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रदर्शन अभिगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कहता है अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए और दिनचर्या में लचीलेपन को टालना चाहिए। बिल्कुल नहीं टालना चाहिए, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। कठोरता में समय का सारणी का पालन करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, और दिनचर्या में लचीलेपन को टालना भी नहीं चाहिए, इसलिए आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। बात तो सही कह रहा है। थर्ड कहता है विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वायत्तता और आज़ादी देने से बचना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बचना क्यों चाहिए? उनको आज़ादी बिल्कुल देना चाहिए, वो बोल सकते हैं। फोर्थ कहता है संप्रत्यय की समझ के बजाय व्यवहार के अनुकूलन पर बल देना चाहिए।
समझ के बजाय व्यवहार पे बल नहीं देना चाहिए, समझ पे बल देना चाहिए, इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट कहता है अधिगम ज्ञान सर्जन की एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम हेतु विद्यार्थियों में कुछ स्तर की तत्परता होना आवश्यक है। सामाजिक थर्ड कहता है सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। अधिगम प्रभावशाली होता है अगर वह अधिगमकर्ता को सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सामाजिक पारस्परिकता अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है, मतलब जो सही नहीं है वही आपको बताना है। तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको यही सही होगा। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।